हेलो गाइस, तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी रिलेशनशिप बिटवीन हमने बात करी रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू के बारे में हम लोग बात किए एंड मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के बारे में बात की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके थे और हम लोग बात कर रहे थे लॉ ऑफ यूटिलिटीज़ के बारे में। इसके बारे में तो लॉ ऑफ यूटिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें मेजर दो लॉ आते हैं। पहला आता है लॉ ऑफ डी एम यू मीन्स की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड आता है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी एनालिसिस में मेजरली दो लॉ आते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डी एम यू एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिटेल में इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ डी एम यू के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ डी एम यू के बारे में। ठीक है, तो लॉ ऑफ डी एम यू मतलब होता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि कोई ये बड़ा लॉ है नहीं आपके पास, ठीक है, समझने का। ठीक है, कि तुरंत इसको जो है कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले जान लो कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली ये बोलता है कि जब हम लोग किसी गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा गुलाब जामुन खाओगे ना, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपका है वो डिक्रीज होता जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन जो है गुलाब जामुन का बढ़ाते जाते हो, तो आपका क्या है, यूटिलिटी धीरे 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 कम होते जाएगा। उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप कमोडिटी को बढ़ाते हो तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, डिमिनिश होने लगता है। और इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट लॉ ऑफ डीएमयू that law of DMU states that as we consume more and more standard unit of a commodity are continuous consumed the marginal utility obtained from each successive unit goes on diminishing। ठीक है गाइस, तो इसे हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ। इसे हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको दिया किसने था? तो सबसे पहले दिया था हरमन गोसेन ने दिया था इसको, हरमन गोसेन ने दिया था। और ये दिया था कब? तो 1884 में हरमन गोसेन ने इस लॉ को प्रोपाउंड किया था। ठीक है, उसके बाद कई इकोनॉमिस्ट आए जैसे कि मार्शल, और इसको कंटिन्यू किए थे। तो ये था आपका लॉ ऑफ डीएमयू। चलिए, आप जानते हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू का अजम्पशंस क्या क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, चलो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एजम्पशंस की बात करें तो एजम्पशंस मीन गाइस वैसे चीज़ें जो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि इसके बिना डीएमयू कभी फुलफिल हो ही नहीं सकता, इसके बिना लॉ नहीं चल सकता। ठीक है, तो उसका अजम्पशन क्या क्या है? सबसे पहला है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन यूटिल्स। तो हम लोग पहला अजम्पशन बोलता है कि यूटिलिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं यूटिल्स के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा है दैट इज
कंज्यूमर इज रैशनल। दूसरा अजम्पशन ये बोलता है दैट कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। कंज्यूमर इज रैशनल। अब कंज्यूमर इज रैशनल मतलब क्या हुआ? देखो रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? रैशनल कंज्यूमर ये होता है कि वैसा कंज्यूमर जिसको सोचने समझने की शक्ति हो, क्षमता हो, वो मार्केट में डिसीजन ले सकता है कि क्या चीज़ खरीदने से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, कहाँ पर मुझे कितना पैसा मैं खर्च करूँगा कि मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। अगर वो कंज्यूमर इन चीज़ों को डिसीजन लेने में कैपेबल है तो उसको बोलते हैं हम लोग रैशनल कंज्यूमर। ठीक है, समझ में आ रहा है? रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? तो कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर हमेशा रैशनल होना चाहिए, उनको सोचने समझने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर एजम्पशन हो गया। तीसरा एजम्पशन हो गया दैट इज स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिकल यूनिट। दो गाइस, अगर हम लोग गुड कंज्यूम कर रहे हैं तो आइडेंटिकल एंड स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जब जैसे कि हम लोग कोई कमोडिटी यूज कर रहे हैं तो वो आइडेंटिकल होना चाहिए एंड स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गुलाब जामुन इतना बहुत बड़ा है, एक इतना छोटा है, एक बहुत छोटा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक शेप में एक साइज में होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए और आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ आपका है दैट इज द फोर्थ एजम्पशन है आपका दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट क्या हुआ? आपको यहाँ पर वर्ड दिख रहा होगा दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है? देखो मार्जिनल यूटिलिटी और यूटिलिटी आपको नाम में ही है मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मार्जिनल मीन्स होता है एक्स्ट्रा। मार्जिनल मीन्स क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो गाइस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग एक एडिशनल रुपीज़ 1 रुपीज़ जब हम लोग एडिशनल 1 रुपीज़ खर्चा करते हैं तो उस एडिशनल 1 रुपीज़ में हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक एक्स्ट्रा रुपीज़ को खर्च करने में। ठीक है, और उसके मेजरमेंट को हम लोग हमेशा कांस्टेंट मानते हैं। मार्शल ने ये बोला था, क्या बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो मार एक रिच आदमी है, ठीक है, और एक पुअर आदमी है। अगर इसका 1 रुपया खो जाएगा तो इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है रिच आदमी के लिए, लेकिन वही अगर 1 रुपया पुअर आदमी के लिए खो जाए तो उसके लिए बहुत मैटर करता है। लेकिन मार्शल ने क्या बोला था कि लेकिन ये जो है दोनों के लिए यानी कि रिच के लिए और पुअर के लिए सेम होगा, दोनों के लिए सेम होगा, दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, रिच के लिए भी पुअर के लिए भी। लेकिन रियल लाइफ में ये वैलिड नहीं होता गाइस। तो उसने ये बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा फिफ्थ एजम्पशन इसका आ जाएगा दैट इज फिफ्थ एजम्पशन इसका आ जाएगा दैट इज कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। हम लोग कंजम्पशन जो है कंटिन्यूअस कर रहे हैं, इसमें कहीं बीच में ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, हम लोग कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हैं, कहीं भी बीच में जो है कंजम्पशन को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग आज खाए एक रसगुल्ला फिर 2 दिन बाद फिर 4 दिन बाद ऐसा खाएगा तो नहीं चलेगा। लॉ ऑफ डीएमवी जो है आपका जो है फेल हो जाएगा गाइज। ठीक है, उसके बाद छठा जो सिक्स्थ जो है वो प्राइस गाइज। प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए गाइज, कांस्टेंट होना चाहिए। प्राइस हमेशा जो है कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद जो आपका सेवंथ है इनकम गाइज, इनकम भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। इनकम भी कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, इनकम डज नॉट चेंज। तो इसके क्या 7 एजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डीएमयू पे, और इसी पे पूरा लॉ ऑफ डीएमयू बेस्ड है। पहला आपका हो गया दैट इज यूटिलिटी इज मेजरेबल इन यूटिल्स, मतलब यूटिलिटी को जो है यूटिल से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है दैट इज कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर हमेशा आपका जो है रैशनल होना चाहिए। थर्ड है दैट इज आइडेंटिकल स्टैंडर्ड, आइडेंटिकल एंड स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग कंज्यूम करना चाहिए हमें। फोर्थ है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा जो है कांस्टेंट होना चाहिए। सिक्स्थ है कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। सेवन्थ है प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए। सेवन्थ है आपका इनकम चेंज नहीं होगा, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये गाइस था लॉ ऑफ डीएमयू की कुछ एजम्पशन। चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि ये
लॉ ऑफ डीएमयू कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डीएमयू, कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। तो पहला है कि गुड्स जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। गुड्स गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। देखो समझो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि एक गुड के बदले, अगर मान लीजिए 2 गुड है आपके पास, ठीक है, 2 गुड है आपके पास, अगर यहाँ पे होता क्या है कि अगर ये गुड नहीं मिला तो हम ये गुड कंज्यूम कर सकते हैं, और ये गुड नहीं मिला तो ये गुड कंज्यूम कर सकते हैं। दिस इज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब एक के बदले दूसरे को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू के केस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, गुड हमेशा एक ही रहना चाहिए, ठीक है। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यदि होगा तो कंज्यूमर शिफ्ट हो सकता है, और कंज्यूमर जब शिफ्ट हो जाएगा तो वो अपना कंजम्पशन चेंज कर देगा, और जब कंजम्पशन चेंज कर देगा तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल नहीं करेगा, जितना भी कंजम्पशन वो कर ले मार्जिनल यूटिलिटीज को डिमिनिश नहीं करेगा, स्टिल इज कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। और यहाँ पर ये एक रीज़न बन जाता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ डीएमयू का, कि गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये आ जाता है दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पेसिफिक नीड। satisfaction of specific need। अब देखो भाई, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पेसिफिक नीड। अब देखो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पेसिफिक नीड मतलब क्या होता है। देखो भाई, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास तो अनलिमिटेड वांट्स हैं कि वो हर चीज़ कंज्यूम करना चाहेगा, लेकिन क्या है इकोनॉमिक्स में सारे गुड्स को कंज्यूम करना इज एप्लीकेबल है। क्या हम लोग सारे गुड्स को कंज्यूम नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते गाइज, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, इकोनॉमिक्स में स्कैर्सिटी है, तो सारे गुड्स को तो कंज्यूम नहीं कर सकता कोई भी कंज्यूमर, ठीक है। कोई सारे गुड्स को फुलफिल नहीं किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक गुड्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो गुड्स हैं उसी को केवल फुलफिल किया जा सकता है। हर एक गुड को, हर एक कमोडिटी को जो है यहाँ पर फुलफिल जो है नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर जब जब कंज्यूमर कुछ स्पेसिफिक गुड को कंज्यूम करेगा तो उसका जो उसका इंटेंसिटी है, जो उसके गुड्स को कंज्यूम करने का इंटेंसिटी है, वो धीरे 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 फॉल करने लगेगा, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर वो उस गुड्स को कंज्यूम नहीं करना चाहेगा और उसका मार्जिन यूटिलिटी जो है ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। दोनों पॉइंट समझ गए आप। इसमें बोला जाता है कि देखो सारे गुड्स को कंज्यूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कम जो है इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज की कमी होती है, स्कैर्सिटी होती है, तो सारे गुड्स को तो कंज्यूम नहीं कर सकता है कंज्यूमर, कुछ स्पेसिफिक गुड को ही कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। और जैसे वो स्पेसिफिक गुड को कंज्यूम करेगा तो होगा क्या कि उसका यूटिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसका मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करने लगेगा, उसका सेटिस्फेक्शन फॉल करने लगेगा, और एक टाइम के बाद वो ज़ीरो हो जाएगा, और वहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम लोग दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, गाइज लॉ ऑफ डीएमयू का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो सबसे पहले जो है, दिस लॉ डिफाइंस द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। जो डीएमयू है ये लॉ ऑफ डिमांड के कर्व को नेगेटिवली स्लोप्ड होने का एक रीजन बन जाता है, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट में लिख सकते हो दैट इज, यू कैन यू कैन यू कैन राइट डाउन इन योर नोट, दैट इज this law defines the law of demand and explain why demand curve is negatively sloped।
दूसरा आपका जो पॉइंट आ जाता है दैट इज द लॉ ऑफ रिलेटिंग टू कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन इट। जो कंज्यूमर सरप्लस है उसका लॉ जो है डीएमयू से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है गाइस। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आजकल के टाइम में तो दिस लॉ इज द बेस्ड ऑफ मॉडर्न टैक्स सिस्टम। मॉडर्न टैक्स सिस्टम में लॉ ऑफ डीएमयू का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो दैट इज दिस लॉ इज द बेस ऑफ मॉडर्न टैक्स सिस्टम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आप नोट कर सकते हो दैट इज this law that this law of equimarginal utility is also based on it। देखो गाइस, हम जो अगला लॉ पढ़ने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो कहीं ना कहीं डीएमयू से जो है वो बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है दैट इज दिस लॉ एक्सप्लेन्स द एक्सचेंज वैल्यू एंड यूजेस वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज इट ऑल्सो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के लिए भी काफी ज़्यादा एप्लीकेबल है। एंड आपका लास्ट जो पॉइंट आ जाता है दैट इज वाटर डायमंड पैराडॉक्स में जो है ये लॉ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है समझने के लिए। वाटर डायमंड पैराडॉक्स। अब गाइस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या होता है। चलिए आज आज इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसलिए समझते हैं हम लोग वाटर डायमंड पैराडॉक्स या फिर डायमंड वाटर पैराडॉक्स, जो भी आप बोलो। देखो, इसको हम लोग एक कहानी से समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक इकोनॉमिस्ट था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एडम स्मिथ जो एक इकोनॉमिस्ट था वो एक बार गया कि एक कोयले के खदान पे गया। ठीक है, जब वो कोयले के खदान पे गया तो गाइज एक इकोनॉमिस्ट था एडम स्मिथ, वो गया एक कोयले के खदान पे। जब वो कोयले के खदान पे गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लेबरर्स काम कर रहे थे। बहुत सारे लेबरर्स काम कर रहे थे और वो जो है थके हुए थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसने एक बार सोचा, बैठे बैठे छाया में बैठा और वो सोचा कि यार यहाँ पर वाटर जो है इसका प्राइस तो कम है। वाटर का प्राइस कम है जबकि ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। लेकिन यार अगर देखा जाए तो डायमंड वो तो लाइफ के लिए इसेंशियल नहीं है, तो उसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है। तो इसके बारे में वो थोड़ा सोचने लगा। जब कुछ देर सोचने लगा तब उसको वो एक आइडिया आया और उसने सोचा कि जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है वो आप लोग जानते हो कि वाटर हम लोग के पास हर जगह अवेलेबल है। तो ऐसा क्यों होता है, उसी के बारे में उसने सोचने का प्रयास किया। ठीक है, तो उसके दिमाग में आया कि वाटर वाटर तो हम लोग सबके पास अवेलेबल होता है। वाटर जो है एबंडेंट क्वालिटी में अवेलेबल होता है नेचर में। और जब कोई चीज़ एबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है तो उसके मोर ऑफ द कंजम्पशन से हमारे मार्जिनल यूटिलिटी घट जाता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी इसका घट जाता है तो प्राइस भी इसका जो है घट जाता है। लेकिन जो हमारा डायमंड होता है वो बहुत ज़्यादा रेयर में होता है गाइस। वो एबंडेंट क्वांटिटी में नेचर में अवेलेबल नहीं होता है। और जब एबंडेंट क्वांटिटी में नेचर में अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पर उसका जो है मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाता है और इसीलिए इसका प्राइस भी बढ़ जाता है गाइस। प्राइस भी बढ़ जाता है और इसमें प्राइस घट जाता है। तो ये जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल होगा, जो चीज़ आप एग्जांपल के साथ समझो, मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा उनके पास अवेलेबल होगे ना तो आपकी वैल्यू घट जाएगी। वैल्यू घट जाएगी तो आपका जो है रिस्पेक्ट भी घट जाएगा गाइस, प्राइस घट जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रेयर उसको मिलोगे ना, उसको ज़्यादा भाव नहीं दोगे तो उसका आपका जो है तो उसके मन में आपके लिए मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगा, इसलिए आपका वैल्यू भी बढ़ जाएगा गाइस। समझे कि नहीं? यही है गाइस वाटर डायमंड पैराडॉक्स और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको वाटर डायमंड पैराडॉक्स या फिर डायमंड वाटर पैराडॉक्स
समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब कुछ हम लोग एक्सेप्शंस की बात। हाँ, और ये वाटर डायमंड पैराडॉक्स या डायमंड वाटर पैराडॉक्स जो भी आप बोलो, ये लॉ ऑफ डीएमयू पर बेस्ड है, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ इसके एक्सेप्शंस की बात करते हैं। इसकी कौन से ऐसे कंडीशन है जहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाता है, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। तो ऐसे क्या कारण है कि लॉ ऑफ डीएमयू कहीं कहीं फेल भी हो सकता है? तो पहला पॉइंट में आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। पहला पॉइंट आप लिखिएगा, दैट इज, पहला पॉइंट प्लीज़ आप नोटबुक लेके बैठिए। मैं हर चीज़ लिख नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो आप यू कैन प्लीज़ राइट डाउन इन नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर मैनी there are many causes you. So first of all, write down in your note, that is money and expensive metals, money and expensive metal such as gold, silver, etc. तो जो भी हमारे पास प्रीमियम गोल्ड होता है, प्रीमियम चीज़ें होती हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, इन चीज़ों को ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे ना, उससे आपका और ज़्यादा मार्जिनलिटी बढ़ता जाएगा और यहाँ पर लिया लॉ ऑफ डीएमयू क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, हम लोग जितना कंजम्पशन करते हैं हमारा मार्जिनलिटी तो फॉल करना चाहिए। लेकिन अगर हम एक, अगर आपके पास एक आईफोन होगा तो आप चाहोगे कि और ज़्यादा आईफोन हो, आपके पास गोल्ड होगा तो आप चाहोगे कि और ज़्यादा गोल्ड हो, आपके पास चांदी होगा तो आप सोचोगे कि और ज़्यादा सिल्वर हो। तो उस टाइप के गुड्स में यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है, ठीक है। तो जो प्रीमियम चीज़ें होती है, प्रीमियम गुड आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो प्रीमियम गुड होते हैं, प्रीमियम गुड्स जो होता है, आप जितना से कंजम्पशन बढ़ाओगे उतना आपका मार्जिन यूटिलिटी भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाता है। दूसरा आपका है दैट इज अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें, जैसे कि एडिक्टिव गुड्स, एडिक्टिव गुड, एडिक्टिव गुड। अब किसी चीज़ को, किसी आदमी को सिगरेट का एडिक्शन है, किसी चीज़ को, किसी आदमी को अल्कोहल का एडिक्शन है, तो वो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसका लॉ ऑफ डीएमयू और बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा कंजम्पशन करेगा उसका ये नहीं कि उसका यूटिलिटी घट जाएगा, उसका यूटिलिटी और बढ़ता जाएगा। तो एडिक्टिव गुड में ये फेल हो जाता है। पर कोई भी समझने की चीज़ नहीं है, ठीक है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। अगर हम लोग स्मॉल कंजम्पशन करते हैं बहुत छोटी छोटी मात्रा में, जैसे कि आप एक रसगुल्ला खा रहे हो, इतना बड़ा आ सकता है, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। लेकिन आप इतना छोटा छोटा खा रहे हो, लड्डू की बूंदी के बराबर, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कम स्मॉल क्वांटिटी में कंजम्पशन करते हो तो लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाएगा, क्योंकि उससे आपका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता जाएगा। तीसरा है नेक्स्ट है दैट इज लिसनिंग म्यूजिक। आप जितना ज़्यादा म्यूजिक सुनोगे तब का उतना मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता जाएगा। एक्वायरिंग नॉलेज, जितना आप चीज़ें सीखोगे उतना और ज़्यादा आप सीखना चाहोगे, तो एक्वायरिंग नॉलेज। और रेयर गुड, जो भी रेयर गुड्स हैं उनके मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जाते हैं एज ए कंजम्पशन ऑफ मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो गाइस आज हम लोग वीडियो यहीं तक रहते हैं, कि वीडियो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट गाइज, अगर आपने मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आप कुछ और चीज़ें मुझे सजेस्ट करना चाहोगे तो आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो एंड डू सब्सक्राइब गाइज। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग, ओके। एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक।